हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी आपके पास्ट 1 वीक में रहे हैं और जो आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो एज यू नो, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर आपको 9 सोर्सेज से कवर होता हुआ करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना एंड कुरुक्षेत्र, जो कि आप कह सकते हैं असेंशियल्स बन जाते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सो इन 9 सोर्सेज को हम कलेक्ट करके आपको प्रेजेंट करते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। सो मंडेज को आपको देखने को मिलता है पॉलिटी एंड फ्राइडेज को आपको देखने को मिलता है पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे डेज में आपको ज्योग्राफी देखने को मिलती है, इकोनॉमी देखने को मिलती है, एनवायरनमेंट देखने को मिलती है। सो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं, तो आप देख सकते हैं सेंसस ऑफ इंडिया टू बिगिन इन 2025, डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स सेट टू बी कंप्लीटेड बाय 2028, रिपोर्ट सेज, राइट। सो अगेन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेंसस है वो 2025 में स्टार्ट हो जाएगा और जो डिलिमिटेशन करवाई जाएगी वो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी 2028 तक। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपकमिंग सेंसस है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन नेक्स्ट ईयर एंड कंक्लूडेड बाय 2026। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा और 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एज यू नो, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है, तो आपने जरूर सुना होगा जैसे ही सेंसस कंप्लीट होता है उसके बाद प्रेसिडेंट क्या बिठाता है? डीलिमिटेशन कमीशन। सो डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर बैठेगा और जो पार्लियामेंट और असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको, उसकी बाउंड्रीज को रीडिफाइन करेगा, राइट। सो वुमेन की रिजर्वेशन जो है इन दीज लेजिस्लेचर्स, बोथ प्रोसेसेस रिक्वायर एक्यूरेट एंड up to the date, just a second, हाँ जी, up to the date census data and certain legal amendments to move forward. So with Lok Sabha elections approaching in 2029, the census data will be pivotal and determining the configuration of constituency boundaries and implementing women's reservation. Now as you know, 106 amendment से, सभी को पता है ये 106 constitutional amendment से हमने यहाँ पर 33% reservation किसमें दी? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। किसको? विमेन को, राइट। बट ये कहा गया था कि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये कब इंप्लीमेंट होगी? ये आफ्टर द सेंसस इंप्लीमेंट होगी, जब डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। तो एक तरह से 2029 में हमारे नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस ड्यू हैं, तो तब तक आपको देखने को मिलेगा कि ये जो विमेन रिजर्वेशन है ये भी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी ना। बैकग्राउंड देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट इंडियन सिटी में सेंसस हुआ था, इट वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय हेनरी वॉल्टर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस नेशन वाइड सेंसस की अगर बात करते हैं तो 1872 अंडर लॉर्ड मेयो। एंड जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन सिंक्रोनस 1872 और 1881 के बाद आपको सिंक्रोनस सेंसस देखने को मिले थे एंड इट वाज लेड बाय सेंसस कमिश्नर WC प्लोडन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके बाद आपको डेकेनल साइकिल देखने को मिलता है, हर 10 साल बाद सेंसस करवाया जाता है। ग्लोबल कंपैरिजन की अगर बात करते हैं तो मेनी कंट्रीज जैसे आपको यूएस, यूके, दे आल्सो कंडक्ट अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में यहाँ पर करवाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर हर 5 साल में करवाया जाता है, जैसे कनाडा और जापान, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैनेजेस द इंडियन सेंसस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आपको पता होनी चाहिए। इट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द MHA विच इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो ये गवर्न किस एक्ट के द्वारा किया जाता है? इट इज सेंसस एक्ट ऑफ 1948 विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ ये यूनियन सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246 एंड इज लिस्टेड एज आइटम 69 इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपको 7th शेड्यूल देखने को मिलता है जिसमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है, तो ये यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 7 टाइम्स सेंसस हुआ है, 1952, 1953, 1973, 2002, ठीक है। सो येट ओनली 4 डिलिमिटेशंस हैज बीन अकर्ड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो सेंसस नहीं तो क्या होना चाहिए, अगर 7 सेंसस हुए हैं तो 7 बार डिलिमिटेशन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 टाइम्स ही आपको डिलिमिटेशन देखने को मिला है ना। लास्ट डिलिमिटेशन की अगर बात करते हैं तो प्रीवियस डिलिमिटेशन इन 2002
ओनली एडजस्टेड बाउंड्रीज, सिर्फ बाउंड्रीज को एडजस्ट किया गया है विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट्स, नहीं तो नंबर ऑफ सीट्स भी चेंज होंगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, सिर्फ बाउंड्रीज को चेंज किया गया था, नंबर ऑफ सीट्स में ऊपर नीचे नहीं किया गया था 2002 में, विच हैज़ रिमेन्ड बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। सो जो 1971 का सेंसस है उसी के बेसिस पे आज भी आपको ये जो सीट्स हैं ये देखने को मिलती है। और अगर असेंबलीज की बात करते हैं तो 2001 के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अगर बात करते हैं तो वहां पर कौन सा डेटा यूटिलाइज हो रहा है, वो 2001 का सेंसस का डेटा यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 1971 का सेंसस आज भी यूटिलाइज किया जा रहा है और सिर्फ ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं की गई हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिए। सो आर्टिकल 82 आपको देखने को मिलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनैक्ट डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट कौन करेगा, इट इज पार्लियामेंट आफ्टर ईच सेंसस। एक तरह से क्या करने की कोशिश करी गई है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज हैं उनको रीस्टैब्लिश, एडजस्टमेंट्स की जरूरत है ऑन दी प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन डेटा है उसके अकॉर्डिंग ना। आर्टिकल 81, 170 और 55 किससे बिलोंग करते हैं। 81 स्पेसिफाई करता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, 170 डिफाइन करता है कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट असेंबलीज, और आर्टिकल 55 बेसिकली एड्रेस करता है द रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विच एलोकेशंस लिंक टू द लेटेस्ट सेंसस। सो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में दोनों इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से आर्टिकल 55 भी लिंक्ड है, ठीक है। Together, these articles govern the number and distribution of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies. Now, अगर हम 42nd Constitutional Amendment Act की बात करते हैं तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू फ्रीज ऑन डीलिमिटेशन, ठीक है, तो फ्रीज किया गया था। दिस फ्रीज वॉज इनिशियली सेट टू लास्ट अंटिल 2001 सेंसस। 2001 तक इसको फ्रीज किया गया था कि भाई जितने भी सेंसस होंगे इसके बाद, लेकिन जो डेटा यूटिलाइज होगा वो किसका यूटिलाइज होगा, 1971 सेंसस का, तो 2001 तक था। लेकिन आप देख सकते हैं इसके बाद इसको फिर अमेंड किया गया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि जो डीलिमिटेशन बैठेगा ना वो कब तक होगा, 2026 तक, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो डीलिमिटेशन बैठेगा वो डीलिमिटेशन बेसिकली क्या करेगा, दोबारा सीट्स एलोकेट करेगा, ठीक है। तो 106th अमेंडमेंट एज यू नो यहाँ पर 33% रिजर्वेशन दी गई है विमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ना। अमेंडमेंट्स किस किस में करनी पड़ेगी, जब हम 2029 में यहाँ पर डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, मतलब 2029 लोकसभा इलेक्शंस के बिफोर 2028 में डिलिमिटेशन कमीशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल्स 82, 81, 170 और 55 यहाँ पर सारी अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रिमूव किया जाएगा द फ्रोजन सीट एलोकेशन जो 1971 के थ्रू की गई थी ना। कंसर्न्स क्या है सदर्न इंडिया में, क्योंकि देखो जो सदर्न इंडिया है वहां पर सीट्स ज़्यादा नहीं होंगी, कम हो जाएंगी, बल्कि क्यों, क्योंकि जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है तो उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर सीट्स ज़्यादा हैं। जैसे यूपी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 80 लोकसभा सीट्स देखने को मिलती है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जो नॉर्दर्न इंडिया है उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू सदर्न इंडिया। तो रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा किसकी ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्दर्न इंडिया की ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कंसर्न्स हैं किसके लिए, सदर्न इंडिया के लिए आपको कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। क्लैरिटी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस विद रेफरेंस टू अपकमिंग सेंसस एंड इट्स implications on Indian polity. फर्स्ट है 42nd Constitutional Amendment Act froze delimitation based on population data until 2001 census. 106 Constitutional Amendment Act allows women's reservation to be implemented immediately after the passage. One only, two only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2. So आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आंसर मार्क कर सकते हैं। हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है 1, दैट इज ए ओनली। नाउ 106 क्या ये कहता है कि इमीडिएटली इंप्लीमेंट होना चाहिए, नहीं। सो ये कहा गया था कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। सो इमीडिएटली नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, विच इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड स्टेट्स पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है। सो न्यूज ये है, बट हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो अक्टूबर 23, 2024 को एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट डिलीवर्ड एन 8:1 verdict affirming the states possess the authority to regulate and tax industrial alcohol.
सो जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है यहाँ पर किसके पास अथॉरिटी रहेगी, स्टेट के पास अथॉरिटी रहेगी टू रेगुलेट एंड टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ना ये जो रूलिंग है ये ओवरटर्न करी गई थी प्रीवियस 1990 जजमेंट में इन सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विच हैड ग्रांटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो बेसिकली पहले जो जजमेंट थी वहाँ पर यह कहा गया था कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इस पे किसका हक है, बेसिकली इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब इसको ओवरटर्न कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं वो पोजेस करती हैं अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड टैक्स द इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है। सो द रीसेंट डिसीजन अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। एक तरह से स्टेट को उसकी पावर दी गई है, तो एक तरह से किसको मजबूत किया गया है, फेडरलिज्म को स्मूथ किया गया है, मजबूत किया गया है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन में ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है विच इज एनकम्पास्ड विद द डेफिनेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एज पर एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 विच इज द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो ही रेगुलेट करेंगी इंडस्ट्रियल अल्कोहल को, जो कि एक तरह से प्रिंसिपल्स जो आपके फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म और लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं उसको अपहोल्ड किया गया है। So the ruling reaffirms the constitutional framework governing the distribution of powers. So distribution of powers यहाँ पर दी गई हैं। और अगर हम आर्टिकल 246 की बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स एज यू नो यहाँ पर 3 लिस्ट में बटे हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सो यू हैव MCQ। सो MCQ देख सकते हैं, what was the recent Supreme Court ruling regarding states' power over industrial alcohol? States have no authority to regulate industrial alcohol. It falls exclusively under central jurisdiction. States can regulate industrial alcohol as it falls under intoxicating liquor according to the entry 8 of list 2. The ruling allow only central government control over all forms of alcohol production. States can only regulate potable alcohol but not industrial alcohol. ओके, सो सिंपल सा आंसर है, आंसर यहाँ पर आपका बन जाता है बी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टेट्स के पास अब पावर है कि वो रेगुलेट कर सकती हैं और टैक्स कर सकती हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल को, विच फॉल्स अंडर एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2। लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट, राइट। नेक्स्ट आता है योगेंद्र यादव राइट्स इट्स टाइम टू जंक द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो अगेन आर्टिकल था, उसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल देखने को मिलता है। सो बेसिकली क्या कहा गया है, जो MCC है एज यू नो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है। तो गाइडलाइंस है जो कि इशू करी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे होता क्या है, एम क्या है इसका, कि जो बिहेवियर है पॉलिटिकल पार्टीज का या कैंडिडेट्स का वो हम सेट कर पाएं, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। सो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आपको क्या दे रखा है कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, चाहे फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहे फिर वो कोई कैंडिडेट्स हैं। नाउ इट इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। जिस दिन इलेक्शन डेट्स अनाउंस की जाती हैं उस दिन से MCC लग जाता है, और कब तक लगा जाता है, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते, ठीक है। सो जो MCC है वो एक एसेंशियल है जिससे कि वो फेयरनेस और इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस को एक तरह से प्रोटेक्ट कर पाए, राइट ना। ओरिजिन्स की अगर बात करते हैं तो MCC इसको इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था केरला में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1960 में, जो कि एक वॉलंटरी कोड था विच वाज अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिससे कि फेयर और जस्ट एक इलेक्शन प्रोसेस बन सके। ये केरला में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद नेशन वाइड एक्सेप्टेंस इसकी 1971 में की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ECI है इट ऑफिशियली अडॉप्टेड द MCC फॉर 1971 जनरल इलेक्शंस एंड इट हैज सिंस इन्वॉल्व्ड इनटू अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इंडियाज इलेक्शन प्रोटोकॉल्स। सो जो भी इलेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं उसमें अब ये एसेंशियल बन जाता है ना। लीगल पोजीशन की बात करते हैं, देखो ये मॉरल अथॉरिटी है, ठीक है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है इसकी। तो आप देख सकते हैं MCC इज नॉट लीगली बाइंडिंग एंड डज नॉट कैरी स्टैट्यूटरी बैकिंग, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई यहाँ पर एक्ट नहीं बनाया गया है MCC के लिए। रोल क्या है आपका ECI का, क्योंकि बेसिकली जो MCC है ये लैक्स लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बट इट ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम ECI's कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सो ECI की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है अंडर 324, जिससे कि ECI को अथॉरिटी दी जाती है कि वो एक तरह से सुपरवाइज करें, डायरेक्ट करें और कंट्रोल करें इलेक्शन प्रोसेस को। तो इसलिए वहाँ पर ECI बेसिकली क्या मेंटेन करता है, MCC को मेंटेन करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं एग्जिस्ट करती है ना। सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज एंडोर्स्ड द ECI's रोल इन इन्फोर्सिंग MCC, recognizing it as an essential to free and fair elections. Now, when is the model code of conduct operational? तो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस किए जाते हैं ECI के द्वारा उसी टाइम से MCC लागू हो जाता है, और एक तरह से कब तक रहता है
इवन बाय इलेक्शंस में भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ये बाय इलेक्शंस में भी लागू किया जाता है। ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं, जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जिसमें इंक्लूड करता है काउंटिंग वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक आपका एमसीसी लागू रहता है ना। इम्प्लीकेशंस की अगर बात करते हैं, जो ऑल पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, चाहे कैंडिडेट्स हैं चाहे पार्टीज हैं, उनको ये एक तरह से मॉरली अबाइड बाय करना होता है, एमसीसी गाइडलाइंस को मानना होता है ना। पावर्स क्या है इलेक्शन कमीशन की एमसीसी के तहत, वो देख लेते हैं। ये वार्निंग्स एंड नोटिसेस इशू कर पाता है ईसीआई, अगर कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आपने वायलेट किया है तो उस कैंडिडेट के लिए वार्निंग्स या फिर नोटिसेस इशू किए जाते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करी जाती हैं कैंपेनिंग एक्टिविटीज़, तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर 48 आवर्स जब इलेक्शन होने वाले रहते हैं 48 आवर्स तक आप कोई भी कन्वेसिंग नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह से ये एमसीसी लागू रहता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स, तो फ्लाइंग स्क्वाड्स बेसिकली एक तरह से मॉनिटर करती हैं एक्टिविटीज़ को, कोई भी वायलेशन अगर हो रही है तो उसको चेक किया जाता है। मीडिया मॉनिटरिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो बेसिकली स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई भी यहाँ पर इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स ना चलाई जाएं, तो मीडिया मॉनिटरिंग भी आपको एमसीसी के तहत देखने को मिलता है। और जो लॉ एनफोर्समेंट है, सो बेसिकली ऐसा ये इटसेल्फ लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ईसीआई कैन डायरेक्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो भी चाहे पुलिस है चाहे यहाँ पर सीबीआई है, जो भी आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देखने को मिलती हैं, उनको डायरेक्ट कर सकता है ईसीआई अंडर एमसीसी। दो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एमसीसी के पास क्योंकि पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 324, कि उसी को सुपरिटेंडेंस करना है, उसी को देखना है कि इलेक्शन जो प्रोसेस है वो फेयर हो, तो इसीलिए वहाँ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एमसीसी को बेसिकली लागू करता है। नाउ प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, सो आपसे पूछा गया है एमसीसी के बारे में। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ वॉलंटरी कोड इन केरला एंड लेटर अडॉप्टेड नेशन वाइड। एमसीसी इज लीगली enforceable and the election commission can impose penalties under it. The MCC is operational from the time election dates are announced until the conclusion of the election process. आपको correct statements बतानी है 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, और is it 1, 2, 3. So आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर मार्क कर सकते हैं। All right, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है which is A, 1 and 3 only. Now as you know, क्या ये लीगली enforceable है? No, ये लीगली enforceable नहीं है, इसके लिए कोई भी एक स्टैट्यूटरी एक्ट नहीं बना हुआ है, राइट। सो अगेन हमने जितने भी आज टॉपिक्स किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एज यू नो ये पॉलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट ओरिएंटेड आते हैं, उनको हमेशा मर्ज किया जाता है स्टैटिक से, राइट। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।